मेरे को इस व्लॉग में यार आप लोगों को एक आदमी से मिलाना था और किससे मिलाना है वो मैं मिलवाता हूँ। ओनली भारत में ही वहाँ पे सिंगल अपनी लगा रखी है टेलीस्कोप। ये राइड करके भाई दोस्तों हालत पतली हो गई और मैं आ गया हूँ हैदराबाद। और हैदराबाद स्टे कर रहा हूँ भाई के पास क्योंकि ये है दिल्ली वाले और इनके साथ यहाँ पे सर ये भाई हैं और गेटअप चेक करो पूरा। स्टे करना था इसलिए मैंने 500 किलोमीटर की राइड की और यहाँ पे हम 2 नाइट स्टे करने वाले हैं। अपनी बाइक का भी काम करेंगे और कुछ अपने हमारे कपड़े भी गंदे हो गए, राइडिंग जैकेट को भी हम ड्राई क्लीन कराएंगे और उसके बाद हम परसों यहाँ से निकलेंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए और आप लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग के अंदर। तो यार आज के इस व्लॉग में ना मैं एक भैया से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली से चले थे और बहुत पहले से मैं जानता हूँ इनको। इनके साथ काफ़ी सारी राइड्स करी है मैंने और फिलहाल जो भैया हैं वो स्प्लेंडर से अपनी कर रहे हैं K2K राइड, जो कि दिल्ली से निकले थे, कश्मीर गए और कश्मीर से अब कन्याकुमारी आ रहे हैं। और फिलहाल मैं था हैदराबाद में और फिलहाल ये आ चुके हैं मेरे पास में। यूँ तो हीरो वाले स्प्लेंडर बहुत बेचते हैं, बहुत सारी स्प्लेंडर बेची होगी, मगर जब स्प्लेंडर आ जाती है किसी खुरापाती हाथों के हाथों में तो वो बन जाती है स्प्लेंडर से लेजेंडर। और इस लेजेंडर ने फ़िलहाल सफ़र तय किया है कश्मीर से हैदराबाद तक का और आगे कन्याकुमारी तक जाएगी ये, कश्मीर से कन्याकुमारी। और उसके बाद आपके में भी इस चैनल के ऊपर ऐश ऑन व्हील्स के ऊपर आपको जो चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल बाइक देख लिया आप लोगों ने। बाइक के बाद अब मैं भैया से मिलवाता हूँ कि कैसा है भैया का एक्सपीरियंस अभी तक का और यहाँ तक आने में उनको क्या क्या दिक्कतें परेशानी हुई, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। क्योंकि सोलो ट्रिप पे बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि सोलो ट्रिप पे तो निकलते हैं लोग बट उनके साथ में और लोग भी जाते हैं, बट ये एक्चुअल में सोलो ट्रिप हुई है जो कि मैं देख भी रहा हूँ। तो कैसे हो गया? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार निकल तुमसे मिलके। तो भैया अब मेरे को आप ये बताओ कि आपने क्या सोच के मतलब आपने स्टार्ट किया था कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र? मैं भाई सबको बताना चाहता हूँ, जैसे देखो हर किसी राइडर का ना एक सपना होता है लद्दाख या स्पीति करने का, और इनमें से है ना एक बड़ा ड्रीम होता है कि या तो भारत यात्रा करना, पूरा भारत का सर्किट, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी करना। तो हमारा भी ये ड्रीम है कि भारत पूरा सर्किट करना है। मेरा स्पीति और लद्दाख मैं कर चुका हूँ सोलो और अभी मैं कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी अपनी स्प्लेंडर पर और वो भी सोलो। तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा। बस ये है कि जगह जगह पे मेरे को सपोर्ट मिला, कहीं कहीं पे जैसे नॉर्मली जो चीज़ कहीं कहीं मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा है, अदरवाइज़ सपोर्ट मिल रहा। महाराष्ट्र में एंट्री की, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से वेलकम हुआ मेरा। और उसके बाद पीछे अपना ये MP में मध्य प्रदेश, मेरा आने का ड्रीम था कि सेंटर पॉइंट पे आके एक फ़ोटो क्लिक करना और वो मेरा पूरा हुआ। और अब मैं हूँ तेलंगाना में हैदराबाद। तो भाई से मिलने यहाँ आ गया क्योंकि भाई मेरे को जाना था यहीं से, हैदराबाद होते हुए कन्याकुमारी जाना था। तो भाई से मिले भी और यहाँ पे स्टे भी किया। तो बढ़िया रहा अभी तक का एक्सपीरियंस है ना। कश्मीर से लेके यहाँ तक का, हैदराबाद तक का जो रोड ट्रिप है ना भाई सब अल्टीमेट रहा और हर स्टेट में मेरे को एक नई लैंडस्केप देखने को मिली। अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा अभी। तो फिलहाल आप लोगों ने लिया कि भैया का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा था। अब कुछ सवाल जवाब करते हैं भैया से कि यहाँ तक आने में उनको कितने का फ्यूल लगा और जैसे कि बाइक ने क्या एवरेज दिया है, कैसे क्या रहा है और बाइक कितनी चल चुकी है। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि स्पीति सोलो किया है इन्होंने, लद्दाख का सर्किट सोलो किया है, तो इतनी सारी ट्रिप्स करने के बाद कितनी बाइक चल चुकी है इसके बारे में भी एक बार पूछेंगे। तो भैया सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ में मतलब कश्मीर से हैदराबाद तक आने में सबसे महंगा जो पेट्रोल भरवाया आपने वो कहाँ भरवाया अभी तक? अभी तक देखो ओवरऑल है ना, भारत में हर एक स्टेट में ना एक अलग प्राइस पॉइंट होता है पेट्रोल का। ठीक है, दिल्ली में आप जाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है पूरे इंडिया में अभी तक, जहाँ पे जिस स्टेट से मैं निकल के आया हूँ। और सबसे महंगा मेरे को लगा है अभी तक तेलंगाना में, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 108 रुपये 94 पैसे। तो मतलब ओवरऑल 109 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है भाई सबसे महंगा मेरे को यहाँ पे लगा। और बाकी तो आगे का देखते हैं कैसे रहता है सफ़र और आगे क्या रेट रहना वो भी आपको मिल जाएगा। तो
वो भैया के आपको इस चैनल पे ऐश ऑन व्हील्स पे देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या पेट्रोल का प्राइस है और क्या है। एंड गाइज अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहते हो कि इस कश्मीर से कन्याकुमारी राइड में क्या एक्सपेंसेस रहे, मेरे टोटल खर्चा, स्टे किसने रहे, कितने दिन में मैंने राइड कंप्लीट की है, पेट्रोल कितना लगा, स्टे में क्या चार्ज खर्चा रहा, तो ओवरऑल आपको ना मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा जो ऐश ऑन व्हील्स है। बाकी इंस्टा पे आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा जो K2 के राइड के। यार इसी के साथ में अशोक भैया से करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। यार यूँ तो लोग बहुत लंबी राइड का प्लान करते हैं और जो लोग मतलब एडवेंचर बाइक्स को लेके जाते हैं उनके लिए तो ईजी होती है इतनी लंबी लंबी राइड, बट एक स्प्लेंडर बाइक जो कि 100 सीसी की बाइक है और इस बाइक के साथ में इतनी लंबी राइड प्लान करने के लिए पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये एक बार अशोक भैया से पूछते हैं। क्योंकि 100 सीसी की बाइक से 4000 किलोमीटर का सफ़र आप भी समझ सकते हो कि कितना हार्ड होता है और हम भी समझ सकते हैं कि कितना हार्ड है। तो अशोक भैया एक्स्ट्रा आपने बाइक के अंदर क्या क्या करवाया है कि आप इतनी लंबी राइड पे बेफिक्र होकर इस बाइक को लेके चल। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी हम अपनी बाइक अगर स्मॉल सेगमेंट की बाइक है, जैसे ये 100 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो अगर आप इससे राइड करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्लान करने चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप पहली राइड कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि इस बाइक को किस लेवल पे चलाना चाहिए और किस तरह चलाना चाहिए। मेन चीज़ ये होता है। अब ये ओवरऑल जो मेरी राइड है ना, वन साइड 4000 किलोमीटर की है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर है अप्रोक्स। तो इसमें ये डेली मेरी चलती है 350 और एक दो बार तो मैं 500 किलोमीटर एक सिंगल डे में चला चुका हूँ। तो उसमें इसको किस स्पीड पे चलाना चाहिए, ओवरऑल मैं चलाता हूँ 60-70 ये एवरेज चलती है इस गाड़ी। ये गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चलती है क्योंकि कम सीसी की बाइक है। अगर हाई आरपीएम पे चलाऊंगा, 80-90 की स्पीड पे चलाऊंगा तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़ तो ये, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रैवल करना चाह रहे हो, कहीं राइड करना चाह रहे हो, तो 100 सीसी बाइक को ना ज़्यादा स्पीड में मत चलाओ क्योंकि ये उस लेवल की बनी नहीं है। जो हाई स्पीड की बाइकें होती है वो चल जाती है, लेकिन ये वाली 100 सीसी बाइक 80-90 की स्पीड पे नहीं चलेगी। और अब मैं बताता हूँ इस बाइक में मैंने क्या क्या काम कराया। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी बाइक में क्या क्या काम कराया है इस K2 के राइड से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके टायर चेक किए थे और टायर ओके थे, तो मैं टायर डलवाए नहीं है। बाकी इसमें बैरिंग की प्रॉब्लम थी, बैरिंग मैंने चेंज कराई अपनी बाइक में। और सर्विस मैंने प्रॉपर सर्विस इसकी करवाई है और कैस्ट्रोल का इसमें इंजन ऑयल डलवाया है मैंने, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस वाला होता है। और इसकी हेडलाइट्स वीक थी, वो चेंज कराई है। मतलब जो जहाँ मेरे को लग रहा था कि जो चीज़ इसमें वीक लग रही थी, वायरिंग, क्लच वायर वगैरह, ये मैंने चेंज करा दी। एक्सीलेटर वायर थी वो मैंने चेंज करा दी। जो चीज़ें मेरे को लग रही थी कि हाँ ये हल्की सी भी मेरे को इश्यूज़ लग रही थी, तो वो मैंने सारी इसमें चेंज कराई है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें इसमें चेंज कराने का था, और कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन कराई है। स्प्लेंडर की जो सीट होती है वो उतनी सॉफ्ट नहीं होती है, इसके लिए मैं एडिशनल ये कुशनिंग लेके आया हूँ जो इस राइड को ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट बनाती है। बाकी अगर ये ना होता तो यहाँ तक हैदराबाद तक आना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, क्योंकि ये लगाने के बाद ना बहुत अच्छी राइड हो रही है और मज़ा भी आ रहा है राइड करने में। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी को अभी तक मैं चला चुका हूँ 1.5 लाख प्लस। और ये भाई साहब मैं कहता हूँ हीरो वालों को ना, मेरे को ये जो राइड है ना स्पॉन्सर कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ये स्प्लेंडर है जिसको मैं सोलो ट्रैवल कर चुका हूँ 1.5 लाख प्लस। एंड गाइस 2 काम और मैंने इसमें कराए थे और कुछ चीज़ें मैं कैरी करके भी लेके चल रहा हूँ, वो भी चीज़ें बताऊँगा। इसमें मैंने जो इसका एयर फिल्टर होता है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस और बेटर करने के लिए होता है। अगर आपकी बाइक का एयर फिल्टर क्लीन नहीं है तो भाई उसको चेंज कराओ, क्योंकि अगर एयर फिल्टर क्लीन रहेगा, बढ़िया ओके रहेगा, तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और पावर भी ओके रहेगी और चलने में भी काफ़ी अच्छा, मतलब चलाने में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एयर फिल्टर मैंने इसका चेंज कराया और क्लच प्लेट का भी मैंने इसमें काम कराया था, क्योंकि क्लच प्लेट की इश्यूज मेरे को लग रहे थे, तो वो भी चेंज कराया। और साथ ही साथ मैं इस गाड़ी के 2 स्पार्क प्लग भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस ऑन द राइड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पार्क प्लग ख़राब होने के, तो वो मैं कैरी करके लेके चल रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपनी बाइक के ना दोनों टायर ट्यूबलेस करा रखे हैं और ट्यूबलेस के साथ साथ ट्यूबलेस किट भी लेके चल रहा हूँ, पंचर किट, तो वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और साथ में एयर इन फिल्टर
जो इस बाइक की और सेफ्टी क्रिएट करा देगी कि हम जब हाईवे पे चलते हैं ना तो दूर दूर तक टायर पंचर वाला नहीं मिलता है। और इनफैक्ट कहीं भी अगर लद्दाख भी जाते हैं तो ज़्यादातर जो राइडर्स होते हैं ये सारी चीज़ें ना कैरी करके लेके चलते हैं, चाहे वो लद्दाख हो चाहे ऑन रोड हाईवे हो। तो हर जगह वो चीज़ कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो पंचर कहाँ हो जाए कोई आइडिया नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप कैरी करके लेके चलो तो आपकी राइड है ना सेफ होने वाली है। यार अभी तक तो आपने देखा, अशोक भैया ने बताया कि बाइक के बारे में आपको क्या क्या एडॉन्स करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। जैसे कि भैया ने बताया कि उन्होंने अपने बाइक्स के टायर ट्यूबलेस करवा लिए हैं और इसी के साथ में एयर इनटेक अच्छा करने के लिए उन्होंने एयर फिल्टर्स वगैरह क्लीन करवाए हैं, और अगर वो ज़्यादा डर्टी हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करवा दें आप। अगर बाइक का आपकी एयर इनटेक अच्छा रहेगा तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी बाइक की माइलेज अच्छी होगी, और इसी के साथ में आपकी बाइक जो दब के चलती है वो दबेगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ में एयर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो चाहे मशीनरी आइटम हो या फिर कोई ह्यूमन आइटम हो, हर चीज़ में एयर इनटेक विल बी गेट मस्ट। और इसी के साथ में हम करते हैं भैया से तीसरा क्वेश्चन। सबसे ब्यूटीफुल सिटी जो अभी तक इस राइड के दौरान भैया ने देखी है वो एक बार जानना चाहते हैं। यार ये क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में थी काफ़ी दिनों से कि यार यूँ तो बहुत है हमारे पास स्टेट्स, 29 स्टेट्स है, बट सबसे सुंदर कौन सा है? तो भैया अभी तक आपको सबसे सुंदर सिटी हमारी कौन सी लगी है? ओवरऑल गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो ये आई थिंक मेरा 8वां स्टेट है। कश्मीर से मैं निकला और यहाँ तक मैं आ गया हूँ तेलंगाना, और ये है हैदराबाद। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मैं 8वां स्टेट है। और वैसे तो देखा जाए पूरे भारत के अंदर अगर ऊपर जाते हैं हम जम्मू की तरफ तो स्टार्टिंग पॉइंट तो काफ़ी अच्छा था। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो भाई जन्नत ही है, वो तो नो डाउट। लेकिन अगर आप नीचे आते हो तो नीचे गए मेरे को सबसे बढ़िया अगर लैंडस्केप की बात करूँ, वैसे तो जितने भी स्टेट्स हैं अभी तक मैंने 8 स्टेट कवर किए हैं, और हर स्टेट में ना एक नई नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी और एक नया एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि एक चीज़ अच्छी है तो एक चीज़ थोड़ी सी कम अच्छी होगी, तो वही चीज़ें हैं। क्योंकि हर जगह हर स्टेट में ना आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अभी तक का ओवरऑल 8 स्टेट कवर किए हैं, और 8 में से मेरे को ना एमपी ज़्यादा अच्छा लगा। रीज़न बिंग कि यहाँ के लैंडस्केप बड़े प्यारे हैं। लैंडस्केप ऐसे लीन वाले माउंटेन्स और अमेजिंग लैंडस्केप यहाँ पे देखने को मिलते हैं एमपी के अंदर। बाकी आप तेलंगाना एंटर करते हो तो तेलंगाना में भी आपको ऐसे ही सेम लैंडस्केप देखने को मिलेंगे जो आपको एमपी में देखने को मिलते हैं। बाकी एमपी को कहते ही है कि भाई ये भारत का हार्ट है, तो भाई डेफिनेटली वो हार्ट है ही, क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप इतने प्यारे हैं। तो इसी के साथ यार एक लास्ट क्वेश्चन है भैया से, उसके अलावा भी बातें होंगी आपको। मैं अभी भैया से ये भी बताएंगे कि अपने साथ में अभी जैसे भैया ने बताया कि बाइक के लिए क्या कैरी करना चाहिए, इसी के साथ में अभी भैया से ये पूछना है हमें कि खुद के लिए क्या कैरी करना चाहिए। क्योंकि यार इतनी लंबी राइड्स पे घर है, घर पे तो आपको सब सारी चीज़ें मिलती हैं, बट आप अगर राइड पे निकले हो घर से बाहर तो आपको अपने कंफर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको राइड के दौरान परेशानी से बचाए और कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। इससे उस क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। उससे पहले यार मेरा एक और क्वेश्चन था भैया से कि यार ये पूरी जो जर्नी का प्लान किया है भैया ने, तो इसके लिए उन्होंने अपना बजट क्या बनाया था और अभी तक कितना स्पेंड हो चुका है, ये एक क्वेश्चन है मेरा जिसके बारे में उनसे पूछना है मेरे को। तो यार भैया आप जैसे दिल्ली से निकले थे, तो दिल्ली से निकलने से पहले आपने एक अपना प्लान किया होगा कि हाँ इतना राइड पे कॉस्ट करेगा मेरा, तो वो कैसे हुआ था आपका, क्या कॉस्ट था? ये मेन पॉइंट है। हर कोई जब भी कोई राइड प्लान करता है तो सबके माइंड में ये आता है कि भाई खर्चा कितना होने वाला है। कोई भी अगर लद्दाख ट्रिप करता है, मैं लद्दाख करके आया तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि टोटल एक्सपेंस कितना रहा, पेट्रोल कितना खर्चा लगा और ओवरऑल कितने दिन में ये लद्दाख राइड कंप्लीट हुई और टोटल एक्सपेंस कितना आया। तो ये सेम ये भी ऐसा ही है, और मैं आइडियल वही लेके चल रहा हूँ जो मैंने लद्दाख राइड मारी थी। 14 दिन में मैंने लद्दाख राइड मारी थी और उसमें ओवरऑल जो मेरा खर्चा आया था 15 से 20 हज़ार के आसपास आया था, जिसमें मैंने अपनी बाइक का भी काम कराया था और साथ में मैं कुछ कैश भी लेके गया था जो ऑन राइड एक्सपेंस रहा। और सेम ये राइड भी ऐसी है, कुछ कैश मैंने लिया है और मेरा जो बजट है ओवरऑल मैं 30K का लेके चल रहा हूँ कि 30,000 में मेरे को ये पूरी राइड कंप्लीट करनी है। और होपफुली ये 30,000 से कम में मैं ये राइड कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये माइलेज दे रही है, क्योंकि ओवरऑल मेरी बाइक माइलेज दे रही है 45 to 50 तक ये माइलेज दे देती है ऑन हाईवे, क्योंकि मैं चला भी उसी स्पीड से रहा हूँ। 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं चलाता हूँ ताकि
अभी गर्मी भी ज़्यादा हो गई है नीचे, क्योंकि ऊपर अगर हम जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, जम्मू की तरफ, तो वहाँ पे अभी भी ठंड है फैब में। लेकिन फैब में अभी इधर तेलंगाना में अच्छी खासी गर्मी हो गई है, 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है डे के अंदर। और उस टेम्परेचर में छोटी सेगमेंट की बाइक को अगर हाई स्पीड पे चलाऊंगा तो भाई इंजन बोल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको उसी लेवल पे चला रहा हूँ, ताकि इसकी माइलेज भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बनी रहे। तो ओवरऑल जो बजट है ना, तो वो मैं आपको अपने चैनल पे दिखा दूंगा। एंड गाइस, जो निखिल भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि टोटल एक्सपेंस कितना मैं प्लान करके चल रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया 30K तक का मैं प्लान करके चल रहा हूँ। बट एग्जैक्ट मेरा कितना लगने वाला है, टोटल इस राइड पे कितना खर्चा होने वाला है, तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मेरी लास्ट वीडियो होगी इस K2 के राइड की। ठीक है। और इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था भैया कि जैसे आप कश्मीर से तेलंगाना तक आ गए, तो फ्यूल कितना बाइक ने कंज्यूम कर लिया है, कितने तक का फ्यूल पी गई है बाइक आपकी? तो भाई ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने दिल्ली से श्रीनगर पहुंचा, तो उसमें ओवरऑल मेरा 1500 रुपये का पेट्रोल लगा था, 1500 2000 रुपये तक का। और यहाँ तक ओवरऑल जो पेट्रोल लग चुका है 8000 के समथिंग मेरा पेट्रोल लग चुका है इस बाइक में। अभी देखते हैं आगे का कैसा रहता है, कितना और लगता है, क्योंकि 15000 16000 तक का मैं पेट्रोल का एक्सपेंस लेके चल रहा हूँ कि इतना इस पूरी राइड में लगने वाला है। आपसे बहुत सारी बातें कर ली है, एक लास्ट क्वेश्चन था जिसका आप आंसर दे दो और इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो अशोक भैया, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप निकले हो इतनी लंबी राइड पे, अपने कंफर्ट के लिए आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ में कैरी करी है, और क्या क्या चीज़ें, मतलब कोई मेडिसिन वगैरह जो आप कैरी कर रहे हो, ऐसा कुछ एडवाइस दे दो भाई। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जब आप सोलो राइड पे निकलते हो ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो तुम्हारी सबसे अगर आप सोलो राइड पे निकल रहे हो तो आपके लिए ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो आपका सेल्फ डिफेंस, और मतलब सेल्फ प्रिपरेशन जो होती है कि भाई जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा ना इस चीज़ के लिए, आपको सेल्फ प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप सोलो राइड पे निकल रहे हो, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो भाई आप इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। माइंड सेट करना पड़ता है कि भाई उस गोल को अचीव करने के लिए। अब मैं जब घर से निकला था ना, निकलने से पहले माइंड पे इतना प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। राइड पे आपसे कुछ भी लेके जाओ या ना जाओ, अगर आपका माइंड चिल है ना, तो भाई आपके सामने अगर कोई मुसीबत भी आएगी ना, तब भी आप उसको ईजिली उससे फाइट कर पाओगे। लेकिन आप अगर आपको माइंड ही कूल नहीं है, तो भाई वहाँ चाहे आपके पास कितने टूल भी हो, तब भी काम नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं होगे ना उस सोलो राइड के लिए, तो कोई मज़ा नहीं है। बाकी टूल्स वगैरह अपनी जगह हैं, तो अगर आप कभी भी सोलो राइड पे निकलते हो तो वो वाले टूल लेके चलो जो आप क्विकली खुद से ठीक कर पाओ। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल ले लो, टायर पंचर किट हो गया, पंचर किट ले लो, एयर इन्फ्लेटर ले लो। ठीक है, जब हम राइड पे निकलते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ होती है बाइक के टूल्स वगैरह, क्योंकि अगर बाइक ओके है ना, तो आपके जो डेस्टिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, वहाँ तक आपकी बाइक ही आपको लेके जाएगी। अगर आपकी बाइक ओके है और आपके पास टूल्स वगैरह पूरे, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो आप उसको शूट आउट कर पाओ उन टूल्स की मदद से। तो कभी भी राइड पे निकलो तो भाई टूल्स वगैरह पूरे लेके चलो। ठीक है, तो उसमें भी मेन चीज़ ले लो कि क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास जैसे एम्प्टी एग्जाम्पल ले लो, तो ब्रेक शू वगैरह एक्स्ट्रा ले लो, और चेन टाइट करने का सिस्टम, और 1-2 प्लग्स वगैरह अगर आप खुद से कर सकते हो तो प्लग वगैरह ले सकते हो। तो ये चीज़ें मेन होती है। तो यार अभी आप लोगों ने देखा कि अशोक भैया ने अपना पूरा रिव्यू दिया कि कैसे एक राइड का आपको प्लान करना है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कैसे कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो और कैसे किस किस चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो किसी भी राइड पे निकलने से पहले आपको सही है, जैसे कि भैया ने कहा कि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप अपने आप से प्रिपेयर हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में उसको हैंडल कर पाओगे उस सिचुएशन को। अगर आप नर्वस हो राइड को लेके, तो आप पहले ही
हार मान जाओगे और राइड का प्लान करने से पहले ही आप पीछे हट जाओगे। तो इसी के साथ में कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग हंडी पर राइड्स। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।